क्या आप मुझे बता सकते हैं जब भी हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो हम कौन सा लॉ लगाते हैं? अभी कमेंट करिए और इसी चीज को जानने के लिए हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बता देता हूं कि भाई कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी www.vijayacademy.in। वहां पर एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिजिक्स में आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। अगर आप 1-to-1 बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर तो मैंने व्हाट्सएप का नंबर यहां दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ए कार व्हेन पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स ब्रिज एक्सर्ट ए फोर्स ऑन इट विच इज इक्वल टू। एक कार जो है कॉन्वेक्स ब्रिज पर पास कर रही है। एक कार जो है कॉन्वेक्स ब्रिज पर पास कर रही है। पहले कॉन्वेक्स ब्रिज समझेंगे भाई। ये मान लेते हैं कॉन्वेक्स ब्रिज। कॉन्वेक्स ब्रिज का मतलब है इसका सेंटर यहां कहीं है, ठीक है, ऐसे, और कार इसके ऊपर यहां पास कर रही है। मान लो ये कार है, ये कार पास कर रही है। जब एक कार जो है कॉन्वेक्स ब्रिज पर पास करेगी तो ये जो ब्रिज है इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। ये जो ब्रिज का सरफेस है इस कार के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स क्या होगा इसको जानना है। मान लो ये कार का जो मास है m, कार का जो मास है m स्मॉल m लिया, कैपिटल M ले लेते हैं, कैपिटल M है। तो इसका जो वेट हो गया ये आपको पता है भाई, वेट तो टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा। ये हो गया mg, टूवर्ड्स द सेंटर मतलब अर्थ के सेंटर पर। अब ये तो बन गया mg, इस कार का वेट। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है, जब ये कार सर्कुलर मोशन में जाएगी, जब ये कार सर्कुलर मोशन में जाएगी तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा भाई। ये इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग गया, जो इसके सेंटर पर लगेगा। ये हो गया आपका FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये किसके इक्वल होगा? mv² r के। मान लो इसकी वेलोसिटी जो है v है, ये v वेलोसिटी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया? FC = mv² r। अब आगे क्या होगा इसमें? जब ये कार ब्रिज के ऊपर जाएगी तो ब्रिज का जो सरफेस है, ब्रिज का सरफेस इस कार के सरफेस पर, मान लो इस पॉइंट पर, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल रिएक्शन बनाएगा, यानी कि नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली हमें यही n निकालना है। तो यही बोल रहा है कि ए कॉन्वेक्स ब्रिज एक्सर्ट ए फोर्स। तो जो कॉन्वेक्स ब्रिज है इस कार के सरफेस पर एक फोर्स लगाएगा, दैट इज n, और ये n हमें कैलकुलेट करना है। चलो अब हमारे पास सारे फोर्सेस आ गए हैं और इनको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाते हैं। ये चीज याद रखना, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स होंगे उन सभी का हम क्या निकालते हैं? नेट, और उन सब का समेशन कर देते हैं, और दैट विल इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये चीज भी याद रखना है, यहां भी जितने भी फोर्स लगाओगे वो विद साइन रखने हैं। विद साइन ग्राफ की तरह ले लेना, इस तरह से, मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। और आपको ये भी याद रखना है, जो एम में रखोगे ये भी विद साइन रखोगे, ये भी विद साइन रखोगे। विद साइन का मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उधर की साइड देख लेना। अगर एक्सीलरेशन इधर है तो एम में जो हो गया पॉजिटिव, अगर एक्सीलरेशन इधर है तो एम में जो हो गया पॉजिटिव, अगर एक्सीलरेशन इधर है तो एम में जो हो गया नेगेटिव, ठीक है, इधर है इस डायरेक्शन में तो एम में भी नेगेटिव। इस तरह से इन चीजों को समझना है। ये फोर्स को बैलेंस करने का सबसे सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है और इसका वेट mg है। तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हमारे पास आ गया नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज पॉजिटिव। भाई ऊपर की तरफ लग रहा है तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, माइनस mg। नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए मैंने इसको माइनस ले लिया। दैट विल इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो कौन सा एक्सीलरेशन है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। दैट मींस यहां पर ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अच्छा, इसको भी कैपिटल M कर लेते हैं, इसको कैपिटल M कर लेते हैं, और ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई, प्लस n माइनस mg
दैट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर अच्छा इसको फॉर्मूला ही रखते हैं हम इसका, मास और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v² बाई आर के। दैट मीन्स ये आपको क्या मिला, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखनी थी, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने बोला यहां पर जो m है ये m में ही तो बना, ये m और ये v² बाई आर आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये भी विद साइन रखना है। तो ये जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपको माइनस रखना था, ये भी आपको माइनस रखना था। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, ये माइनस में रहेगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं mg माइनस mv² बाई आर के। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है भाई। ये हमारा आंसर है। अब चूंकि ये चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा 4th ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इन चारों में कोई भी नहीं है। अगर यहां पर माइनस हो जाता तो ये आंसर फिर सही हो जाता। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं जब भी कोई कार अनबैंक्ड रोड पर सर्कुलर मोशन में मूव करेगी या सर्कुलर मोशन में जाएगी तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा। अभी कमेंट करिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए। और इस कॉन्सेप्ट को ही समझने के लिए हम ये क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई कार अनबैंक्ड रोड पर जाएगी और सर्कुलर मोशन में होगी तो कौन सा फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एन अनबैंक्ड कर्व हैज ए रेडियस ऑफ 60 मीटर। एक अनबैंक्ड कर्व है, अनबैंक्ड का मतलब है फ्लैट, अनबैंक्ड का मतलब है फ्लैट, एक रोड है जो बिल्कुल फ्लैट है। अगर हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो जो रोड होगा ये बेसिकली बिल्कुल फ्लैट होगा, इस तरह से, ऐसे आपको देखना है, फ्लैट है ना। तो द मैक्सिमम स्पीड एट विच a car can make a turn, the maximum speed at which a car can make a turn if the coefficient of static friction is this one 0.75। तो हम ध्यान से समझेंगे, मान लो एक फ्लैट रोड पर जो है कार मूव कर रही है। अगर मैं यहां पर कार बनाने की कोशिश करूं, भाई ये बना दी हमने कार, ठीक है, ये बना दिए हमने कार के टायर, ये बना दिए हमने कार के टायर, और ये कार का जो भी ऊपर का हिस्सा है ये वो बना दिया। कार कम ट्रक ज्यादा लग रही है। अब यहां पर हम देख लेंगे, ये सेंटर है, मान लो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। ए अनबैंक्ड कर्व रोड हैज ए रेडियस ऑफ दिस, ये अनबैंक्ड कर्व रोड है और यहां से बेसिकली इसकी रेडियस यहीं से ही, जहां से कर्व देख रहे हैं वहीं से रेडियस ले लेंगे। तो बेसिकली इसकी जो रेडियस हो गई वो क्या हो गई, इसकी जो रेडियस हो गई वो क्या हो गई भाई, वो हो गई आर, रेडियस आर दिया है कितना, 60 मीटर ये रेडियस हो गई। और बस बाकी तो कुछ भी नहीं दिया। मान लो अब हम क्या कर लेते हैं, मान लो इसका जो कार का मास है वो m है, कार का मास जो है m है। तो ये आप किस तरह से देख रहे हो, कार ऐसे जा रही है लेकिन आप पीछे से देख रहे हो, समझ गए। मैं दिखा देता हूं एक बार, रुको। मान लो कार जो है फ्लैट रोड पर जा रही है, रिमोट है कार मत समझना, लेकिन क्वेश्चन समझने के लिए कार है, ये कार ऐसे जा रही है। तो जब आप इसको पीछे से देखोगे, इसका पिछवाड़ा देख रहे हो, ध्यान रखना भैया, टायर भी मिल रहे हैं आपको और इसका ये भी मिल रहा है। तो जो है ये इसका बैक साइड है ना, तो बैक साइड देख रहे हो, ये टायर है और ये इसका मास है। अब आप यहां ध्यान से देखोगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, ये समझना है। तो यहां पर अब मैं कुछ फोर्सेस ड्रॉ करूंगा। भाई मान लो ये इसका वेट हो गया mg, ये इसका वेट हो गया mg। रोड जो है इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, दूसरा कलर ले लेते हैं। रोड जो है इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो यहां तो कोई रोल है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन और mg का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। देखो ये इस तरह से लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है ऐसे इसके ऊपर, और mg ऐसे लग रहा है ये नीचे। तो यहां पर इस तरह से कार ऐसे थोड़ी ना मूव कर रही है, कार ऐसे मूव कर रही है इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। कार
ऐसे अपवर्ड और डाउनवर्ड थोड़ी ना मूव कर रही है। इसीलिए इस केस में अगर आप फोर्स को बैलेंस करोगे प्लस एन माइनस एम जी दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो यहां पर ये n इज इक्वल टू एम जी मिल जाता है। तो इसका कोई अभी वो नहीं है हमारे पास, है ना, इसका बस एक्सीलरेशन तो है ही नहीं ना, इसका रोल कहां आएगा ये समझना है, बस इसका रोल जो है किस चीज में आना है वो ये समझना है आपको। अब देखो, अब चूंकि जब ये कार सर्कुलर मोशन में जाएगी तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा भाई, इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जाएगी, ये भी आपको पता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मिल गया। अब होगा क्या, इसको कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ये समझना है। जब कार सर्कुलर मोशन में मूव करेगी ऐसे हॉरिजॉन्टल रोड पर, तो जो बीच में इसके टायर हैं और जो रोड है, टायर और रोड के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ये देखो यहां पर ये जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इसके टायर के बीच में, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी यही होगी, क्योंकि बंदा यहां जो ऑब्जर्वर है वो यहां बैठा है, ये ध्यान रखना। जब ऑब्जर्वर यहां बैठा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि उसके टायर और रोड के बीच में, कार के टायर और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है इस कार को सर्कुलर मोशन में लाने के लिए और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। दैट मीन्स यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल हो गया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। किसके इक्वल हो गया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में जाएगी, जैसे सर्कुलर मोशन में कार जा रही है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है, चलो अब आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर के। मान लो इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, भाई इसकी वेलोसिटी है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एम वी स्क्वायर बाई आर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। ठीक है, अब जो n आपने पहले निकाला था उस n की वैल्यू यहां रख दोगे, तो एम वी स्क्वायर बाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी। अब यहां से जो काटम कट चल सकता है उसको कर दो काम, ये हो गया भाई। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, तो यहां से क्या आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी। तो बेसिकली v आपका आ गया स्क्वायर रूट में म्यू आर जी। ये वही वेलोसिटी है जिसकी वजह से जो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है होनी चाहिए, ताकि ये स्किड ना करे, है ना, ये आराम से इस सर्कुलर मोशन में मूव कर जाए। अगर ये वैल्यू ज्यादा आ जाती है तो ये स्किड कर जाएगी, अगर ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगी इस वेलोसिटी से तो मतलब बेसिकली ये क्या हो जाएगी, स्किड कर जाएगी। ये एक अलग केस है जो स्किड करने वाला है, उसको हम बाद में देख लेंगे जब हम बैंक्ड रोड पर पढ़ेंगे, है ना, जब रोड जो है बैंक्ड होगा यानी कि कुछ एंगल पर हाइट पर होगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए बस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आया और सारी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई म्यू कितना आया, म्यू आया है आपका, म्यू क्वेश्चन में दिया 0.75 और आर कितना दिया हुआ है 60, जी आप 9.8 ले लो और इसको सॉल्व कर लो। मुझे लगता है इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट में ये आएगा 441 कुछ आएगा, 441 अपॉन में 2 0 और 1 3 0 ना, 2 0 और 1 3 0 100 कुछ इस टाइप से आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 4 से 41 बेसिकली 21 का ये आएगा बाहर, 21 अपॉन में 10, तो आपको मिल जाएगा 2.1। कर लेना आप इसको, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 441 अपॉन में 100 आ जाएगा। 100 कहाँ से आया, वो ये 2 0 हटा करके ये आ जाएगा 100 और एक 0 हटा करके ये आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 441 ही आएगा। ठीक है, करके देख लेना और आपका जो है आंसर 2.1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको जो है ये चीज समझ में आ गई है कि जब भी कोई कार सर्कुलर मोशन में होगी और अनबैंक्ड रोड पर होगी तो उस कार में जो कार के टायर और रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वही रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस है? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, अभी कमेंट करके बताइए।
इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ए पॉइंट मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट थ्रेड ऑफ लेंथ l। एक पॉइंट मास m है जो सस्पेंड हो रखा है किससे, फ्रॉम ए लाइट थ्रेड ऑफ मास m, लाइट थ्रेड ऑफ लेंथ l, फिक्स्ड एट o पर फिक्स्ड है ये लाइट थ्रेड और l लेंथ की है, मास यहां फिक्स कर दिया है। इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, दैट मींस इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं, आप देख रहे हो इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मास, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मास द फोर्स ऑन द मास आर। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले अब हम जो है इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ही आराम से करेंगे इसको। मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, मान लो ये जो है, अब हम भी थ्रेड बना लेते हैं भाई। ये हमारी थ्रेड हो गई और ये इसका मास हो गया। अब आपको ध्यान से समझना है चीजों को, कोई भी जल्दबाजी किसी तरह की नहीं है। देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करती है, ये आपको पता है इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये आपको कैसे पता चल रहा है, बेसिकली कैसे पता चलने का मतलब है ऑब्जर्वर कहां है, ये हमें देखना है। इस केस में ऑब्जर्वर कहां है ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो मान लो ऑब्जर्वर यहां पर है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, यही समझना है इसमें। जब भी आप देखोगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उस केस में ऑब्जर्वर कहां है, बाहर बैठा है। ऑब्जर्वर इस बॉल के ऊपर नहीं है, दैट मींस ऑब्जर्वर इस बॉल के साथ नहीं है। ठीक, अब हम दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या करते हैं, दूसरी सिचुएशन में ऑब्जर्वर को कहां बिठा देते हैं, दूसरी सिचुएशन में ऑब्जर्वर को यहां बिठा देते हैं। ये मान लो कि जो ऑब्जर्वर है बॉल के ऊपर ही बैठा है। ये बिल्कुल वो केस हो गया, मान लो आप सर्कुलर मोशन में जा रहे हो कार के अंदर, और कार जब सर्कुलर मोशन में जाएगी तो आपको जो धक्का लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। आपको कैसा फील होगा कि भाई मुझे तो बाहर की तरफ धक्का लग रहा है, आपको इस डायरेक्शन में फील होगा कि धक्का पीछे की तरफ लग रहा है। जब आप सर्कुलर मोशन में जाते हो स्पीड में, तो आपने फील भी किया होगा कि जो हमें जो बाहर की तरफ क्या लग रहा है, पुश लगता है, बाहर की तरफ पुश लगता है। तो यानी कि आप ऑब्जर्वर बन गए कार के अंदर। जब आप ऑब्जर्वर बन गए, इसका मतलब ऑब्जर्वर कहां बैठा है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसी के अंदर। तो जब आपको ये ऑब्जर्व होता है कि आपको कोई धक्का लग रहा है पीछे की तरफ, बेसिकली यही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। यही आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर ऑब्जर्वर बाहर है, मान लो राम जो है कार में बैठा है और श्याम जो है बाहर रोड पर खड़ा है, तो जब श्याम कार में बैठे हुए राम को देख रहा है तो श्याम क्या बोलेगा कि भैया ये जो है इसके ऊपर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जो श्याम है ना, श्याम ही बोला था, जो श्याम कार में बैठा है उसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उम्मीद करता हूं ऐसे समझ लेना आप। मान लो ये राम है, बहुत आराम से आप जो है राम और श्याम की कहानी देख लेना। ये राम है और यहां पर ये श्याम है, राम श्याम की जोड़ी है। और राम जो है श्याम को देख रहा है और कह रहा है कि भैया तेरे ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। श्याम कह रहा है नहीं नहीं भाई, मेरे ऊपर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। बस यही समझना है, यानी कि इट इज दी ये डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्वर कहां है। क्लियर है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बस ये डिफरेंस है कि ऑब्जर्वर कहां है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, उसके हिसाब से आपको ये सवाल करना है। अब ये ध्यान रखना है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेसिकली वो सूडो फोर्स है, PSUDO। स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग देख लेना है, सूडो फोर्स। ये कैसा फोर्स है, सूडो फोर्स, है ना। ये बिल्कुल सूडो फोर्स वो होता है, जैसे मान लो आप कार में बैठो, एकदम कार की स्पीड बढ़ जाती है, तो आपको जैसे स्पीड का मतलब एक्सेलरेट कर दिया, एक्सेलरेशन चेंज होता है, तो आपको क्या फील होता है, पीछे धक्का जो है पीछे की तरफ लगता है। तो वो जो पीछे की तरफ धक्का लगा, इसका मतलब वो भी एक फोर्स है।
तो वो फोर्स कौन सा है, वो है सूडो फोर्स। ये बिल्कुल वही केस है, जब सर्कुलर मोशन में जाएंगे तो इसको धक्का बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये एक तरह का क्या है, सूडो फोर्स। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई कि भाई कब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और कब सेंट्रीफ्यूगल। है दोनों एक ही, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड mv²/r ही होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बस डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। क्लियर है? चलो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, यहां पर जो लाइन लिखी है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मास, सॉरी ऑब्जेक्ट या मास, तो यही बेसिकली इसमें यहां पर थोड़ा सा वह है जो आपको समझना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू मास। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है कहां पर है, मास पर ही है भाई। ये जो श्याम है बॉल के ऊपर है, श्याम और बॉल को अगर आप ध्यान से देखो, श्याम की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बॉल, तो दोनों वेलोसिटी सेम है, दोनों वेलोसिटी सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई, तो दोनों क्या है, रेस्ट में। मतलब श्याम को लगेगा बॉल तो रेस्ट में, मूव ही नहीं कर रही, बॉल को लगेगा श्याम भी रेस्ट में, ये भी मूव नहीं कर रहा। क्लियर है? ऐसा समझ लो एक बस में आप और आपकी गर्लफ्रेंड जा रही है, एक बस में आप और आपकी गर्लफ्रेंड जा रही है, तो दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन बस में तो दोनों एक ही सीट पर बैठे हुए हैं ना, कहीं मूव तो नहीं कर रहे हैं। तो जब दोनों एक ही सीट पर बैठे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो ऐसा लगेगा ना दोनों क्या है, रेस्ट में। क्लियर है? लेकिन अगर आपका कोई दूसरा दोस्त जो चिढ़ रहा है वो बाहर देख रहा है बस के, तो उसको कैसा लगेगा कि आप जो है भाग रहे हो। ठीक है, आप जो है गर्लफ्रेंड को लेकर के भाग रहे हो, आपका दोस्त जो है बाहर खड़ा हुआ है। क्लियर है? तो ये जो है ना ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर यही बोल रहा है कि फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मास, जो ऑब्जेक्ट है वो मास के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, रेस्ट में। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इस बॉल के ऊपर ही है। दैट मींस अब यहां पर जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, नॉट सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके हिसाब से भैया बना लो। तो देखो ये तो स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन हो गई, ये तो आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, क्योंकि जो है आप कहां बैठे हो, इस बॉल के ऊपर ही बैठे हो। क्लियर है? और यहां पर तो कुछ लगेगा नहीं, इसको हटा देते हैं और ये आपका वेट हो जाएगा mg। क्लियर है भाई? तो कौन सा डायग्राम मैच कर रहा है, थर्ड। ये कॉन्सेप्ट था। फास्ट मूविंग वे में जो है करोगे तो चीजों को मिस करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, अच्छे से करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में तो बेसिकली हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर देना है। आपको कई बार बताया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। चलो भाई इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए स्टोन ऑफ मास 0.5 kg tied with a string of length 1 meter is moving in a circular path with a speed of 4 meter per second. The tension acting on the string in Newton is. The tension acting on the string in Newton is. चलो भाई ध्यान से समझेंगे। मान लो ये हो गई भाई सर्कुलर पाथ हो गया, यहां पर ये हमने जो है स्ट्रिंग बना दी, सेंटर बना दिया बेसिकली, और ये जो है हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है भाई। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ओहो ओहो ओहो, ऐसे है भाई, ऐसे ये स्ट्रिंग है और ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे, नॉट ऐसे। पहले तो हम ऐसे घुमा रहे थे, अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रही है, मतलब इस तरह से। क्लियर है? ऐसे इस तरह से देख लेना, समझ लेना। और इस केस में इसके ऊपर टेंशन लगेगी, इस केस में इसके ऊपर क्या लगेगी, टेंशन। ये टेंशन आ गई। जब ये टेंशन आ गई तो आपको पता है ये टेंशन किसकी वजह से है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ये भी मैं कई बार बता चुका हूं। इस केस में जब ये टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है, तो इसका मतलब जब ये ऑब्जर्वर जो है यहां बैठा है, ऑब्जर्वर कहां बैठा है, यहां। अगर ऑब्जर्वर यहां होता, अगर ऑब्जर्वर यहां होता बॉल के ऊपर ही, तो ये टेंशन जो है किसके इक्वल होती, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ठीक है, मतलब वही है, फॉर्मूला वही है। एफसी और एमजी का तो फॉर्मूला सेम है, mv²/r। आप ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर कहां है ये डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जर्वर बॉल के ऊपर ही है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, टेंशन इस डायरेक्शन में है, तो भैया दोनों इक्वेट हो गए।
अब ऑब्जर्वर जो है बाहर है, जब ऑब्जर्वर बाहर है तो टेंशन ही कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो टेंशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब हम इसको कैसे कर लेंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे, तो जो टेंशन है वो आपका नेगेटिव हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो माइनस एफ सी हो जाएगा। ये बेसिकली क्या किया है, ये वही किया है, फोर्स को बैलेंस करते हैं ना हम, ये नेट दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये विद साइन रखा है, टेंशन नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव, ये इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, ये कैंसिल हो जाता है, तो टेंशन आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल मिल जाता है। अगर आप इसको देखोगे, इसको कैसे करना है, इस केस में जब भी आप इसको करोगे तो यहां ये एमए वाला काम नहीं करता, ये बेसिकली सीधा सीधा बैलेंस कर दिया टी इज इक्वल टू एफ जी को, टी इज इक्वल टू एफ जी को बैलेंस कर दोगे। ठीक है, ये बताऊंगा जब आप और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इतना ही समझो। तो टी इज इक्वल टू एफ सी आ गया, टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये टेंशन हो गया, ये एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, और फिट करो सारी वैल्यू। एम जो है 0.5 है, वेलोसिटी जो है कितनी है भाई, वेलोसिटी 4 है, तो 4 चौक 16 अपॉन में रेडियस कितनी है, रेडियस है 1 मीटर, तो ये 1 मीटर आ गई, तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, और नीचे एक जो है कितना था भैया, एक पॉइंट ये हटाया था, जब ये हटा दिया था तो 10 कर दिया, तो ये हट गया, तो ये आ गया 8 न्यूटन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो सिंपल है, आपको ये समझना है कि ऑब्जर्वर कहां है, तो जब ऑब्जर्वर जहां भी होगा उसके हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। यही रीजन है, आप जो पढ़ते हो ना, क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम इसको फोर्स वाले चैप्टर में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और लीनियर मोमेंटम को किस तरह से हम इक्वेट कर सकते हैं, क्या रिलेशन हो सकती है इन दोनों के बीच में? यही चीज हम फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है, क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे तो ध्यान से देखना है क्या कह रहा है। ए पार्टिकल ऑफ मास m is executing a uniform circular motion, is executing a uniform motion along a circular path, या circular motion में है, of radius r, radius कितनी है, r है। if the magnitude of its linear momentum is p, the radial force acting on the particle will be, तो जो रेडियल फोर्स होगा पार्टिकल के ऊपर वो क्या होगा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर के, यही सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा रेडियल फोर्स होता है। अगर मैं इसको रिलेशन को लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में रखना चाहता हूं तो हम इस तरह से कर सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर, ऊपर नीचे एम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एम आर, ये हो गया। अब ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर हमारा क्या बन रहा है, लीनियर मोमेंटम पी स्क्वायर बाई एम आर। तो उम्मीद करता हूं पी स्क्वायर बाई एम आर फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। बस इतना सा सवाल था ये, दैट इज द रिलेशन बिटवीन दी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं जब भी कोई कार सर्कुलर मोशन में अनबैंक्ड रोड पर जाएगी और अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज होता है, जैसे ऐसे मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज हो रहा है तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज होगी? अभी कमेंट करके बताइए कि किस तरह से इन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा। इसी चीज को जानने के लिए हम ये क्वेश्चन समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से समझना है। व्हेन द रोड इज ड्राई, जब रोड ड्राई है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इन ए सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द रोड बिकम्स वेट, अगर रोड वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाता है, म्यू बाई 2, है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड? भाई आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये कार मूव करेगी, वो जो वेलोसिटी होगी वो होगी स्क्वायर रूट में म्यू आर जी। ये आपको मैंने बताया है किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये भी इस तरह से कर सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, एम से एम कैंसिल हो जाता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी। यहां से ये बेसिकली फॉर्मूला आता है। ये बताया मैंने कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलो भाई
अब हमारे पास ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी 10 है, दैट इज इक्वल टू म्यू कितना है, म्यू है, आर भी सेम है, जी भी सेम है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरे केस में वेलोसिटी वी डैश ले लेते हैं, म्यू आपका म्यू डैश यानी कि म्यू बाई 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू आर जी। यहां से हम वी डैश लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में म्यू आर जी अपॉन में रूट 2, इस तरह से लिख लिया। म्यू आर जी हमारा कितना है 10 अपॉन में 2, ये जो है 10 के इक्वल है, यहां रख दिया, और ये रूट 2 है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 2 अपॉन में रूट 2, दैट इज इक्वल टू 10 रूट 2 अपॉन में 2, 2 से ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। बेसिकली ये रिलेशन बता रहा है कि जब भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा तो वेलोसिटी की जो लिमिट है वो भी कम हो जाएगी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम स्पीड है, वो भी कम हो जाएगी। तो आपको इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि जब बारिश के टाइम पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है तो आपको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, कम। अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो बाइक जो है स्किड कर जाएगी। इसीलिए आपने सुना होगा बारिश के दौरान जो है एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। किसी रोड पर जो है वहां तेल बिखरा है, कोई फ्लूइड बिखरा हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है तो जो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। देखो पहले 10 थी और अब कितनी हो गई 5 रूट 2, पहले 10 थी और अब ये कितनी हो गई 5 रूट 2, यानी कि डिक्रीज हो गई। तो आपको इसी से अंदाजा लगा लेना है कि आपको एक अच्छा फिजिक्स का स्टूडेंट बनना है, या फिर फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं भी बनना तो कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। तभी तो आपको क्या बोलते हैं, सड़क की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और आजकल बारिश का भी माहौल है, तो इसीलिए जो है अपनी कार या बाइक जो है थोड़ा सा धीरे चलाइए। चलिए, ये था पीडब्ल्यू के मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1, यहां पर ये खत्म होती है, लास्ट क्वेश्चन था ये। अब हम जो है पीडब्ल्यू मॉड्यूल की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मोशन इन प्लेन की, उसको स्टार्ट करेंगे। जल्द ही उसके क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको इन सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है सभी बच्चों का। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जो रिव्यूज देते हैं और बोलते हैं कि उन्हें क्वेश्चंस के आंसर जो है समझ में आ रहे हैं। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि जो इन वीडियोस हैं, इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जितने भी आपके दोस्त हैं, किसी ने जो है कोई ऑनलाइन बैच ले रखा है पीडब्ल्यू का, या किसी ने ऑफलाइन बैच ले रखा है, अगर वहां पर सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है मेरी वीडियोस को देख करके सॉल्यूशन समझ सकते हैं विद कॉन्सेप्ट, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। मैं ये मानता हूं अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं तो उसके जैसे अगर 3-4 क्वेश्चन आगे पीछे के भी हुए तो वो आप कर लोगे। हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन को समझाना नहीं है, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही है तो भैया वीडियो को लाइक करो और अभी बहुत ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर, वहां एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर आपको फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय अकेडमी। और अगर आपको व्हाट्सएप पर बात करनी है, 1-to-1 बात करनी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने नंबर यहां दिया हुआ है। कोई भी डाउट है व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम पर जुड़िए, कहीं भी जैसा भी आपका मन करे, जैसी भी आपकी इच्छा, आप उस तरह से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट मॉड्यूल के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, एक्सरसाइज 2 में, जो कि मोशन इन प्लेन की होगी। तब हम इस कारवां को अपने आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।